इन दिनों पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा है। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की इस पर राय रख रहे हैं। जहां एक तरफ संविधान के अनुच्छेद 44 का सहारा लेते हुए, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है द स्टेट शैल एंडेवर यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस तरह की बात लिखी हुई है, तो उसके हवाले से यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट कर रहे हैं। वहीं एक बड़ी संख्या ऐसी है भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता के खतरे का हवाला देते हुए ये बताते हैं कि दरअसल ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, इसी वजह से विरोध किया जाना चाहिए। ऐसे में लोगों की राय बटी हुई है, हर तरह की राय इस पर आ रही है धीरे धीरे। और इसी क्रम में हमने सोचा कि एक ऐसे शख्स से बात की जाए जो न केवल इस्लामिक मामलों को समझते हैं बल्कि वो सोशल इश्यूज़ को भी समझते हैं, बुद्धिजीवी हैं। हमारे साथ जनाब अतहर हुसैन सिद्दीकी साहब हैं बातचीत करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, थोड़ा सा सरल भाषा में बता दीजिए। और साथ साथ ये बता दीजिए कि ये जो हंगामा है क्या वह हंगामा ही है या वाकई में सीरियस है सरकार इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। किसी भी मुल्क का आइन होता है, उस आइन के तहत कानून साजी होती है, कानून बनते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है, तो हमारा पार्लियामेंट है जो सर्वोच्च है। जो भी फैसला पार्लियामेंट लेता है वही मुल्क में कानून की शक्ल लेते हैं। और हम एक फेडरल कंट्री हैं। कुछ कानून यूनियन लिस्ट में होते हैं, जो कि केंद्र की जो कानून की जो इख्तियार का एरिया है, उसमें कुछ कानून स्टेट लिस्ट में होते हैं जो कि सूबे जो बना सकते हैं, और कुछ कॉन्करेंट लिस्ट में होते हैं कि दोनों को इख्तियार है उन कानूनों को बनाना। अब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, कुछ ऐसे कानून हैं जो हमारे आइन में और हमारे तमाम उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहे और जो रिवायतों को जिस तरह से आइन ने अडॉप्ट किया था कि हिंदुस्तान में जो कस्टम्स होंगे, जैसे हमारा आर्टिकल 33 साफ कहता है कि कस्टम्स आर द लॉ, तो उन कस्टम्स के साथ ही हम लॉ बनाते हैं। तो वो छूट हमारे आइन ने दी, क्योंकि माना कि इस मुल्क की जो प्लुरैलिटी है, अगर हम उत्तर से लेके दक्षिण लें और पूर्वोत्तर से लेके पश्चिम लें, तो वो इतनी वास्ट है, जिसको हम कहते हैं डाइवर्सिटी, कि हमें सारे समाजों को, उन सोसाइटी की जो तमाम कस्टम्स और हैबिट्स हैं, उसको अपने कानूनों में भी हमें जगह मिलनी चाहिए। मसलन मैं भी यहाँ बात मज़हब की नहीं है कि जो अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को सीधे देखा जाता है कि वो अलग अलग मज़हबों के कानून। हमारे यहाँ साउथ में, केरला में एक मैट्रिलिनियल सोसाइटीज़ हैं, मतलब वो हिंदू समाज को मानते हैं, पर उनके यहाँ जो मामा होता है वो अपने घर का हेड होता है। ऐसे ही हमारे नॉर्थ ईस्ट में ट्राइब्स हैं खासीस, और मेघालय में ज़्यादा हैं, और भी तमाम मुख्तलिफ राज्यों में हैं जहाँ वो भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। वहाँ पे भी जो माँ के घर के वाले होते हैं वो फैसले लेते हैं। वैसे जो ओवरऑल पैट्रिलिनियल सोसाइटी है कि जो घरों के फैसले या प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन वो पिता और उसके परिवार से रिलेटेड होके आता है। तो तमाम मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिसेस हैं, और जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनकी अलग मुख्तलिफ प्रैक्टिसेस हैं, और हर ट्राइब की अपनी प्रैक्टिसेस को उसमें ऑप्शन दिया गया है, और उनको कहा गया है कि वही कस्टम्स वहाँ पे फॉलो होंगे। बात आती है कि जैसे आपने कहा कि संविधान में आर्टिकल 44 में ये है, मुल्क कोशिश करेगा कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, और ये ज़रूर एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून ऐसे बने कि जिसमें यूनिफॉर्मिटी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का हो, चाहे वो मैरिजेस हों, और तमाम वो चीज़ें हों। मेरा ये मानना है कि जब आज हम एक इतना डाइवर्स कल्चर्स और कस्टम्स को लेकर चल रहे हैं, तो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन की कुछ प्रैक्टिसेस को उनके कानूनों पे ही नज़र रख के अगर कोई डिबेट को चलाएंगे तो वो डिबेट आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस पे अभी कोई बहस नहीं है ना, कि मैं समझता हूँ तमाम जो भी डिस्कोर्स आया है तो उसमें यही चीज़ निकल के आई है कि पहले जो सरकार का जो दस्तावेज़ है, जो ड्राफ्ट बिल है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, वो आ जाए, तब उस पर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के जो लीडरशिप हैं, जो अहम लोग हैं या जानकार हैं, अगर मुसलमानों में आलिम दीन है, उस रोशनी से जो जानते हैं पूरी जुरिस्प्रूडेंस को, तो वो अपनी बात रखेंगे। बट फ़िलहाल अभी
बहुत ही ये अर्लियर स्टेज है, क्योंकि अभी फिर से मैंने देखा था लॉ कमीशन ने एक डेट दी थी 14 जुलाई तक, जितने आवाम तक और भी तंजीमों को कोई भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से के मुतालिक अपना नज़रिया पेश करना है तो उनकी वेबसाइट या उनको डाक द्वारा भेज सकते हैं। उसकी तारीख उन्होंने फिर बढ़ा दी है 2 हफ्ते। अब वो आएंगी बातें, उसके बाद वो लॉ कमीशन उनको कैसे डॉक्यूमेंट करता है, वो आगे जब वो पार्लियामेंट में उसके ऊपर कानून साजी होती है, ड्राफ्ट बिल प्रपोजल आता है वो किस शक्ल में आता है, तो अभी ये काफ़ी बात की बात है। नहीं, आपने कहा कि अभी चूँकि ड्राफ्ट नहीं बना है इसी वजह से अभी उस पर बहुत ज़्यादा बात करना ये अर्ली होगा, लेकिन चूँकि जिस तरह से उत्तराखंड में बाज़ाब्ता मसौदा आ गया और पुष्कर धामी सरकार ने ये कह दिया कि फुल फ्लेज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और ये पहला स्टेप होगा, तो इसी वजह से वो लोग मुखालिफत कर रहे हैं। और एक बात और उलमा कहते हैं कि चूँकि इस्लाम जो है वो केवल मज़हब का नाम नहीं है बल्कि वो दीन है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, यानी दीन का मतलब तरीक़ा है, पूरी ज़िंदगी गुजारने का क्या तरीक़ा, यानी खाना कैसे खाना है, पानी कैसे पीना है, शादी ब्याह के क्या मामलात हैं, लेन देन के कैसे मसाइल हैं, पड़ोसी के साथ क्या मामलात हैं, शौहर बीवी के क्या ताल्लुकात हैं, यानी हर तरह की चीज़ें इस्लाम ने कम्प्लीटली बता दिया है। किसी और से हमें कुछ भी उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में अगर इस्लामी कानून और इस्लामी मामलात को छेड़ करके उसके कुछ पहलू को हज़फ इज़ाफ़ा कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं कि इस्लाम में मुदाखलत साफ साफ समझ में आती है, ऐसा मुस्लिम दानिशरान मानते हैं। जहाँ तक आपने उत्तराखंड की बात कही, तो उस उत्तराखंड के ड्राफ्ट में सिर्फ अभी जो बात सामने आई है वो लड़कियों की शादी की एज के मुतालिक चीज़ आई है, और उत्तराखंड सरकार को मैं समझता हूँ वहाँ की असेंबली को जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो दायरा है वो शायद उसका इख्तियार भी नहीं, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट के ही इनेक्टमेंट से वो पॉसिबल है। मतलब एक स्टेट असेंबली, जहाँ तक मेरी संवैधानिक की जो नॉलेज है, उसको आर्टिकल 44 के तहत जो डायरेक्शंस हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में बने, तो उसमें एक सूबे की असेंबली क्या पास कर सकती है, ये खुद में मुझे अभी नहीं लगता कि वो है। हाँ, वो कुछ चीज़ें जो बेहतर करने के लिए, जैसे शादी की जो एक एज है मेच्योरिटी की, इन सब चीज़ों को तो कानून की शक्ल में कई तरह की बातें हैं। कसरत इज़्दिवाज पे बात हुई है और विरासत की तकसीम के ताल्लुक से बात हुई है, यानी ऑलमोस्ट हमने पढ़ा कि उसमें 7-8 पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऐसे हैं कि जो कि इस्लामी शरीयत से मुतसादिम हैं। इसी वजह से मुस्लिम उलमा उसको एक नमूने के तौर पर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर अभी वो ड्राफ्ट की शक्ल में है, जब वो बिल आएगा उस पर जब मौजूदा जो कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र से जिस तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड की शक्ल देखी जाती है, तो मुझे लगता नहीं है एक स्टेट असेंबली यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कोई भी वो नहीं ले सकती। जो मौजूदा हमारे यहाँ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मोहम्मदन लॉ जो कहा जाता है, उसमें जो जो चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेटेड हैं, जिसके तहत हमारा जो कोर्ट्स हैं वो अलाउ करते हैं, मतलब जिसकी सैंक्शन हमारे आइन की तरफ से है, तो उसमें तभी कोई चेंज आ सकता है जब तक वो पार्लियामेंट में एनेक्टमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो ज्यूरिस्प्रूडेंस पूरे हिंदुस्तान पे लागू होता है। और रहा सवाल जो उलेमाओं की जो कंसर्न्स हैं, तो इसमें जब शाह बहानों का केस हुआ था और उसको पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया था, तो उसके बाद भी कई तमाम ऐसे जजमेंट्स हैं जिसमें उन मेंटेनेंस के इशूज़ पे वो अलग स्टैंड रहा है कोर्ट्स का। तो वो तो एक चीज़ अब डिस्कोर्स में आ गई, मतलब वो मैं नहीं कह रहा कि सही है गलत क्या है, मतलब ये एक चीज़ हम अपने हाल फिलहाल देख चुके हैं कि ये चीज़ हुई है। बट ओवरऑल जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह से अभी तक जो निकाह होते हैं और जो तलाक के जो प्रोसीजर हैं, तो उसमें तो मैं नहीं देख रहा जब तक कोई ड्राफ्ट बिल नहीं आएगा और उसमें क्या चीज़ें होंगी उसके बाद ही इस पे। तो ये प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में जो एक बूथ वर्कर्स कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक सवाल किया था कि अगर एक घर में एक कानून हो, उसी घर में दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा। लोगों ने कहा नहीं, तो ये एक इशारा माना गया कि पार्लियामेंट में इसको लेकर के बिल लाया जाएगा और फिर 2024 के पेश नज़र इन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से 2014 से ये बात सामने आ रही है और 3 बातें बीजेपी ने बड़ी बड़ी कही थी 2014 के अपने मैनिफेस्टो में, एक तो राम मंदिर की बात कही थी निर्माण की, और दूसरे धारा 370 हटाने की बात कही थी कश्मीर से, और तीसरी बात जो कही थी वो यूसीसी की बात कही थी। तो 2 चीज़ें तो ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। वो और सी बात है कि राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के थ्रू हुआ है, लेकिन धारा 370 तो बीजेपी के विल से हुआ है, और जहाँ तक यूसीसी की बात है तो ये भी बीजेपी कह रही कि हम अपना विल दिखा रहे हैं।
तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी वाकई में सीरियस है इस चीज़ को लेकर के, या बस केवल ये चुनावी एक तरीके से हथकंडा है? देखिए, जो दो चीज़ें आपने कही, 370 आर्टिकल को एब्रोगेट कर देना, वो इख्तियार में था और पार्लियामेंट के ज़रिए उन्होंने एब्रोगेट किया। अब वो पब्लिक स्क्रूटनी में आया, वहाँ पे डिबेट चल रहा है और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी वो उसकी स्क्रूटनी चल रही है। उस पर मैं अभी कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो इख्तियार का एरिया था। बाकी जो राम मंदिर, जैसा आपने खुद ही कहा कि बात है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से बना। अब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये इतनी आसान नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर मज़हब से के रिलेटेड नहीं है, या किसी एक पर्टिकुलर मज़हब का ही कानून हो, या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से रिलेटेड कोई एक एजेंडे के तहत कोई बिल आए। ये हिंदुस्तान एक बहुत डाइवर्स मुल्क है और यहाँ की जो तकरीबन 140 करोड़ की आबादी है, उसमें अलग अलग इलाक़ों में बहुत ही मुख्तलिफ कस्टम्स हैं। तो उन सब को इनको, मतलब यहाँ पे ट्राइबल बिलीफ्स हैं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में और भी तमाम के लॉज हैं। ऐसे ही जो मैंने आपको साउथ का एग्जांपल केरला का दिया, वहाँ मैट्रिलिनियल सोसाइटी है, तो वहाँ पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो मामा के साइड के वंशज में चलते हैं। तो ये तमाम एक मुख्तलिफ चीज़ों को कैसे इनकॉर्पोरेट करना, ये पहले सरकार अपना ड्राफ्ट बिल तो लाए। पहले बहस कर देना कि वो सही है या गलत है, मैं समझता हूँ ये बहुत प्रीएम्प्टिव बहस है। आपने ट्राइबल का जिक्र किया। अभी हाल ही में आरएसएस की वनवासी कल्याण समिति जो एक विंग है, कहा कि जो ट्राइबल्स को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर किए जाने की बात कही जा रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक शोषा छोड़ा जा रहा है कि ट्राइबल्स को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा, उसके किसी भी कस्टम को नहीं छेड़ा जाएगा, और फिर और दूसरे लोग उसके दायरे में आएंगे। तो इससे आपको नहीं लगता कि ये केवल एक पॉलिटिकल एजेंडा है और इस पॉलिटिकल एजेंडे के तहत आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी से किसी को डरा करके वोट हासिल कर लिया जाए? देखिए, अगर ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं जिसमें हम मानते हैं कि ये उनको एश्योरेंस दिया जा रहा है कि वो कम्युनिटी इसमें नहीं रहेगी, तो वो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड ही नहीं रहेगा, उसका कोई और नाम दे सकते हैं। तो ये तो फिर दूसरा डिबेट होगा कि वो कौन सा कोड होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो मतलब वही होगा कि यूनिफॉर्म हो, मतलब वो हर हिंदुस्तानी के लिए यूनिफॉर्म हो। तो उसमें अगर कुछ कम्युनिटीज़ को एग्जाम कर दिया जाएगा और कुछ लोगों को सिर्फ शामिल कर लिया जाएगा कि उन्हीं के कानूनों की, उन्हीं के पर्सनल लॉज की स्क्रूटनी होनी है, उन्हीं के कस्टम्स की या उन्हीं की ही जो कस्टम प्रैक्टिस हैबिट्स हैं उसकी स्क्रूटनी होनी है, तो फिर वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। बट मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत या जो हमारा जो मुल्क का निज़ाम है, चाहे वो जुडिशल निज़ाम हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री नॉर्म्स हो, उसमें इसकी गुंजाइश है। आइडियोलॉजी पॉलिटिकल पार्टीज़ की चाहे कुछ हो, चाहे वो उसका फ़ायदा नुकसान पहुँचना उनको अपना उनका लक्ष्य हो, बट अल्टीमेटली हर कानून एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री प्रोसीजरल स्क्रूटनी के थ्रू जाता है। उसके बाद अगर उस वहाँ पे भी चैलेंज करने के लिए आगे उसको फिर जुडिशल स्क्रूटनी में जाना होता है। तो वो चीज़ पे स्टैंड नहीं कर सकती। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पे, आर्टिकल 44 के नाम पे अगर कोई ऐसी चीज़ आती है ड्राफ्ट बिल, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ को एग्जाम कर दिया जाता है, तो रुक भी नहीं, टिक भी नहीं पाएगा। अच्छा, और दूसरी कम्युनिटीज़ क्यों नहीं मुखालफत कर रही हैं, सिर्फ मुसलमान क्यों मुखालफत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता कि, और मुसलमानों की तो मुझे मुखालफत तो बहुत, कई वायरल वीडियोज़ आए हैं कि मस्जिदों के इमाम ने और तमाम जगह मैंने देखा, शायद आपने भी देखे होंगे, उन्होंने साफ कहा है कि हमें अभी इसके बारे में नहीं बोलना है क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कि क्या ड्राफ्ट है। ये बात तो आम मुसलमानों में है ही है कि इस पे हमें पब्लिक डिस्कोर्स में कोई बात नहीं लेकिन मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बाज़ाब्ता तौर पर मिल रहा है लोगों से, और उसके जो चीफ़ हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे ये कह दिया है कि इसके अगेंस्ट हमारा बहुत फर्म स्टैंड होगा और हमारे पास बहुत सारे मजबूत दलाइल हैं इसके ख़िलाफ़ बात करने के लिए, और हम समय पर रखेंगे। उन्होंने पब्लिकली इस तरह की बातें कही हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि और दूसरी कम्युनिटी के लोग, दूसरे तबके के लोग क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आखिर मुसलमानों ही को सबसे ज़्यादा क्यों फ्रंट में आना पड़ रहा है? देखिए, ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है मुसलमान हिंदुस्तान पे, बड़ी अक़लियती आबादी की तादाद लें तो उसके अपने कंसर्न्स होते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न होते हैं, वो उसकी अपनी आइडेंटिटी के लिए कोशिशें रहती हैं। तो जो भी उसकी लीडरशिप है वो इस रोशनी में चीज़ों को देख रही है कि हाँ,
कभी बात आगे ना बढ़ जाए तो हम पहले से ही प्रियंट पर अभी तक जो भी स्टैंड रहा है, हम मुस्लिम लीडरशिप की बात करें खुल के, तो उसका बहुत ही अच्छा सधा हुआ और कहा जाए प्रैक्टिकल स्टैंड है। और अभी कोई भी ऐसी बात पब्लिक डिस्कोर्स में नहीं लाई जा रही जिसमें जन भावनाएं भड़कें या बढ़ें। अभी तो वो सिर्फ अपनी बात उस जो पॉलिटिकल लीडरशिप है जहाँ तक वो पहुँचा सकते हैं, जो मैंने देखा अखबार के ज़रिए, उनके स्टेटमेंट ज़रिए वो ये बात पहुँचा रहे हैं कि कैसे अगर इस मुल्क में कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आता है और मुस्लिम पर्सनल लॉज को अगर वो ड्राफ्ट में गुंजाइश नहीं मिलती है तो वो चाहेंगे कि ऐसा ना हो। ये उन्होंने भी बात रखी है। अच्छा, जो लॉ कमीशन है 22वां, अगर जिस तरीके से 21वें लॉ कमीशन ने कहा था ये गैर ज़रूरी चीज़ है 2018 में, अगर इस बार भी लॉ कमीशन ये कह देता है कि गैर ज़रूरी है, तो क्या वाकई में केंद्र सरकार ले आएगी दोबारा से? ये देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का जो आइन है और जो हमारा जो मुल्क चलाने का निज़ाम है, इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। यहाँ पे सरकार होती है जिसकी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तय आती है। कि हमारा यहाँ पार्लियामेंट है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने के लिए तमाम तरह के कानून हैं, मतलब जिसमें कहा जाता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उन चीज़ों में तरमीम करा ही नहीं जा सकता, जो आपने कहा डिबेट। फिर उसके बाद उन चीज़ों में जो चेंजेस लाने हैं जहाँ किया जा सकता है, उसके लिए हमें फेडरल स्ट्रक्चर में कई स्टेट से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। तो वो फिर उसके बाद वही चीज़ जब हो जाती है कानून शक्ल, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। तो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो सरकार भी कोई आधा अधूरा काम नहीं करेगी, उसको भी मालूम है। ये स्टेटमेंट क्यों दिए जा रहे हैं फिर, वो क्या लगता है? अब वो एक पॉलिटिकल लीडरशिप की हैसियत से वो स्टेटमेंट हो सकता है दिए जा रहे हों, बट ओवरऑल जब चीज़ें एक्चुअल में आएंगी सामने, उस पर डिबेट्स होंगे, बहस होंगी, तो वो पूरी एक स्क्रूटनी के तहत जाएगा, वो बिना नॉर्म्स के पॉसिबल ही नहीं। और मुझे नहीं लगता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ड्राफ्ट ऐसा कुछ होगा कि जिसमें कुछ कम्युनिटीज़ को वो छोड़ देगा और सिर्फ कुछ को ही इंक्लूड करेगा, वरना वो टिक नहीं पाएगा। शुक्रिया अतहर हुसैन साहब, बहुत तरह की तफसील से आपने बातचीत की और ये वाज़े किया, आपके नज़रिए से मुझे समझ में आया कि शायद ये इतना आसानी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास नहीं किया जा सकता है जितना आसानी के साथ दिखाया और बताया जा रहा है, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें हैं, कई तरह के हिंड्रेंस हैं। लेकिन बहरहाल केंद्र सरकार ने अपना इशारा दे दिया है। अब वो उसका मकसद क्या है, उसकी नीयत क्या है, तो वही बेहतर जाने। लेकिन जिस तरह से 2019 से पहले CAA का शूशा छोड़ा गया था, बिल्कुल इसी तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी शूशा इस बार छोड़ दिया गया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वाकई में 2024 में किसी प्रकार का सहायक साबित होगा ये शूशा बीजेपी के लिए, या फिर ये ढाक के एक पाक साबित होंगे।